हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हर्षवर्धन का नाम आप सभी ने सुना होगा और हर्षवर्धन की एक बहुत ही फेमस एक प्रिंसेस थी रत्नावली, उनके ऊपर उनकी बहुत ही फेमस उन्होंने एक रचना भी किया है हर्षवर्धन ने। ठीक है, और सबसे पहले जानते हैं हर्षवर्धन कौन थे। तो हर्षवर्धन जो थे ये जब 16 वर्ष की आयु के थे तो ये पुष्यभूति वंश में सिंहासन पर बैठे थे। हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी। ठीक है, और हर्षवर्धन जो थे उन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो प्रश्न पूछता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी पहली, तो पहली राजधानी उनकी थानेश्वर थी और फिर उसके बाद उन्होंने शशांक को हरा करके कन्नौज पर भी अपना अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बना ली थी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कन्नौज कहाँ पर स्थित है। शशांक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव जी को मानते थे और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, बोधि वृक्ष क्या था, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर्षचरित्र के जो लेखक थे, हर्षचरित्र जिसमें हर्षवर्धन के पूरे जीवन के बारे में है, उसके लेखक का नाम है बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट कौन थे, तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और बाणभट्ट का एक और रचना है कादम्बरी, ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबार के राजकवि थे। ठीक है, और उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं कादम्बरी और हर्षचरित्र। यहाँ से आप लोग बुक्स और ऑथर के नाम भी याद करते रहिए। हर्षवर्धन की क्या क्या रचनाएं हैं, तो हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा है, प्रियदर्शिका लिखा है और नागानंद लिखा है। ये 3 चीज़ें हैं हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हर्ष काल में बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य क्या थे। तो वैनसांग जो थे एक यात्री थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। वैनसांग जो थे उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। ठीक है, बोध गया के स्तूप ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। अमरावती स्तूप जो है वो घंटाकृति में बना हुआ है और इसमें संगमरमर का भी यूज़ हुआ है। नागार्जुन कोंडा जो है ये स्तूप जो है वो इक्ष्वाकु शासकों ने बनवाया था। ठीक है, और इसके अलावा धमेक स्तूप सारनाथ में है जो ईंटों से निर्मित स्तूप है। वैनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालदित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। क्लियर है। इसके अलावा फाहियान ने नालंदा में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। कई बार प्रश्न पूछता है कि वैनसांग जो है वो वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और वह भारत में कितने साल तक रहे थे, वैनसांग 16 साल तक रहे थे और नालंदा से उन्होंने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की थी। क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसके जो राजा है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और हर्षचरित्र में इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया है, जबकि कादम्बरी एक उपन्यास है। क्लियर है। नेक्स्ट है, हम अगर देखें तो हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता था क्योंकि उसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस सम्राट को साहित्यकार सम्राट की उपाधि दी गई है, तो दैट इज हर्षवर्धन। क्लियर है। नाउ अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो देखिए, ये पेट का प्रश्न है, 2022 में आया है कि हर्षवर्धन के कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो कन्नौज इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कन्नौज किसके लिए फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप पढ़ चुके हैं कि कन्नौज किसके लिए फेमस है, प्लीज़ आंसर कीजिए। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़
को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से ये 5 इंडीज़ जो थे ये क्या थे? ठीक है, 5 इंडीज़ क्या थे? तो ये थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नाम कैसे याद रहेगा आपको? तो देखिए, पंजाब ऊपर से नॉर्थ डायरेक्शन से देखिए तो पंजाब और कन्नौज, फिर उत्तर प्रदेश, और इस साइड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे तीनों। तो ये 5 इंडीज़ को इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो वो जगह है आपका प्रयाग। हर्षवर्धन ने महासम्मेलन किया था बौद्ध का प्रयाग में, प्रयागराज यानी कि कहाँ पर, जो आपका कुंभ जहाँ लगता है, प्रयाग नगरी, इलाहाबाद। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का शासक था। ठीक है, थानेश्वर का शासक था, थानेश्वर उनकी राजधानी थी, और 16 वर्ष की उम्र में उनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो उस समय चरक थे। ठीक है, चरक जो थे वो एक महर्षि आयुर्वेद के विद्वान थे, बहुत ही फेमस थे। कुषाण राज्य में ये राजवैद्य थे, और कुषाण के ही एक फेमस रूलर है जिनका नाम है कनिष्क। ठीक है, तो चरक संहिता इन्होंने लिख रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट साम्राज्य की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट साम्राज्य हमारा है चोल, चालुक्य, पाल राजवंश के बारे में हम देखते हैं। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर कर्नाटक में है। हम्पी आप लोगों को याद होगा, कई बार प्रश्न पूछता है विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की और कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए, चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना विजययालय ने की थी। 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। और किसको हरा करके चोल साम्राज्य ने स्थापना किया था? तो पल्लवों को हरा कर किया था। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल साम्राज्य का जो नेवी था वो, मतलब नेवी पावर यानी कि समुद्र में जो सेना थी उस समय बहुत ही स्ट्रांग थी। आप साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि चोल साम्राज्य कितना ज़्यादा उस टाइम पे टेक्निकली ये लोग बहुत डेवलप थे। तो चोल साम्राज्य ने पल्लव साम्राज्य को हराकर, पल्लवों को हरा करके अपने स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, चोल जो साम्राज्य था उसके बारे में किस किताब से आपको उसके बारे में पता चलता है? तो पाणिनि जो है वो पाणिनि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टध्यायी। ठीक है, तो अष्टध्यायी किताब से हमको चोल साम्राज्य के बारे में पता चलता है, और अष्टध्यायी को लिखा किसने था? तो पाणिनि ने लिखा था। क्लियर है? नेक्स्ट, चोल राज प्रथम जो थे उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो थे ये परांतक द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी थे, और इनके जो पितामह थे परांतक प्रथम की, मतलब वो उनकी नीतियों का ये पालन करते थे। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? राजा प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल वंश का शासक था, और इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया था। इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगैर कोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने कावेरी नदी के किनारे गंगै कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन आपको अगर कहीं देखना है, पढ़ना है, तो करंदाई और तिरुवालगांडू में मिलता है। पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन तमिल साम्राज्य था। इसका उल्लेख अष्टध्यायी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो चोल और पाल दोनों का अष्टध्यायी में आपको मिलता है, और अष्टध्यायी लिखा किसने है? तो पाणिनि ने लिखा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नेदुचेलियन द्वितीय दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और इनको पसुमपन पांडियन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शुरुआत में अगर कर्नाटक के चालुक्य की बात करें तो राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य जो थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे? दंती दुर्ग थे, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर अपना राज्य बनाया था। ठीक है, तो चालुक्य शासक को हटा करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, और अपनी राजधानी जो था ये मान्यखेत बनाया इन्होंने।
चालुक्य वंश की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्षिण व मध्य भारत में इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी ऐहोल, कर्नाटक स्टेट में एक जगह है ऐहोल, वहाँ पे अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। और इसके बाद पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी बादामी को बनाया था। पुलकेशिन प्रथम जो थे ये भी चालुक्य डायनेस्टी के थे। थोड़ा लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप रिपीट मोड पे देखेंगे तो डेफिनेटली आप लर्न कर सकते हैं। चालुक्य राजवंश की मुख्य 3 शाखाएं थी जिनकी राजधानी थी। पहली थी बादामी, उसके बाद थी आपकी राजमुंद्री और वेंगी, और लास्ट में मानेखेत। ठीक है। पुलकेशिन II के बारे में अगर देखा जाए तो इसने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति के अभिलेख इनके बारे में मिलता है। ठीक है। इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ठीक है। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। ये भी प्रश्न पूछा है कई बार प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाल वंश का संस्थापक था, तो गोपाल। इस राजवंश ने बिहार और बंगाल पर लगभग 750 से 1174 तक शासन किया था। और यह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। कौन? गोपाल। और वह बिहार के ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी राजा धर्मपाल ने किया था और इसके उल्लेख परम सौगत कहा गया है। इसकी राजभाषा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था राजसभा में। विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, ये सारी चीज़ें पढ़ाते थे। क्लियर है। इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी आए, बख्तियार खिलजी ने इसको पूरा नष्ट कर दिया था। और वर्तमान में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष बचे हुए हैं, मतलब सिर्फ उसके जले हुए पार्ट्स वही दिखते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरलाइन दिस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है। हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, प्लीज़ याद रखिए इसको। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे और वे स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक थे तेलुगु भाषा में। साथ ही साथ इनके पास 8 प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार में, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसके दरबार में 8 कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है? तो वो थे कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। आप लोग एक तेनालीरामन मूवी देखते होंगे या सीरियल देखते होंगे, उसमें भी कृष्णदेव राय और तेनालीरामन के बारे में बताया जाता है। हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह कहाँ पर है स्थित? तो उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, जो हिंदू और जैन धर्म का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे किस नदी के किनारे है विजयनगर या हम्पी? तो वो है तुंगभद्र नदी पे। ठीक है। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी में बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्य युगीन शहर माना जाता था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो याद रहे यहाँ से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के साम्राज्य में थे। विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी में है, जो कि उत्तरी कर्नाटक में है और तुंगभद्र नदी पर स्थित है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे और इन्हीं के समय में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ था। बाबर का आक्रमण कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया था। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आर्द्र भोज कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस भारत आए थे, जिसने समकालीन भारत के आर्थिक एक सामाजिक जीवन का वर्णन किया था। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। ठीक है। आप लोग प्लीज़ आंसर कीजिए कि हम्पी का जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है डेली बेसिस पे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर अब खंडहर के रूप में शेष है। भारत के कर्नाटक में स्थित यह नगर विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। क्लियर है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो था वो पूर्वी हिस्से से संबंधित था। ठीक है। इनकी राजधानी मुंगेर थी। और पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था।
जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल सबसे पावरफुल थे पाल के। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल। ठीक है, गोपाल पहला शासक था और सबसे पावरफुल जो थे वो धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? ध्यान रहे, नहीं बनाया गया था लिखा है। तो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। ठीक है, गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो था वो चोल शासकों के द्वारा नहीं बनवाया गया था। क्लियर है। और महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो मलयालम थी। ध्यान रहे, महादेयपुरम के चेर साम्राज्य में मलयालम बोली जाती थी, जो कि मलयालम कहाँ का है? केरल का है, केरल का हिस्सा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।